बात बहुत छोटी सी थी, किंतु अपने आप में गहरा अर्थ लिए हुए थी। मेरा बेटा रजत उस समय 2 साल का था, जब मैं और मेरे पति समीर मुंबई घूमने गए थे। समुद्र के किनारे जुहू बीच पर हमें रेत पर नंगे पांव चलने में बहुत आनंद आता था और नन्हा रजत रेत पर बने हमारे पैरों के निशानों पर अपने छोटे छोटे पांव रखकर चलने का प्रयास किया करता था। उस समय तो मुझे उसकी ये बाल हरकतें बहुत अच्छी लग रही थी, किंतु आज 25 वर्ष बाद नर्सिंग होम के कमरे में लेटी हुई मैं उस बात में छिपे अर्थ को समझ पाई थी। हफ्ते भर पहले पड़े सीवियर हार्ट अटैक की वजह से मैं जीवन और मौत के बीच संघर्ष कर रही थी। मैं समझ सकती हूँ वे पल समीर के लिए कितने कष्ट देने वाले होंगे। किसी अनिष्ट की आशंका से उनका उजला और गौरवर्ण स्याह पड़ गया था। माथे पर पड़ी चिंता की लकीरें और भी गहरा गई थी। जीवन की इस संध्या बेला में पति पत्नी का साथ क्या मायने रखता है, इसे शब्दों में जाहिर कर पाना नामुमकिन है। नर्सिंग होम में आए मुझे 6 दिन बीत गए थे। यद्यपि मुझे अधिक बोलने की मनाही थी, फिर भी नर्सों की आवाजाही और परिचितों के आने जाने से समय कब बीत जाता था पता ही नहीं चलता था। अगली सुबह डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और समीर से बोले, कल सुबह आप इन्हें घर ले जा सकते हैं, किंतु अभी इन्हें बहुत एहतियात की ज़रूरत है। घर जाने की बात सुनते ही खुश होने के बजाय मैं उदास हो गई थी। मन में बेचैनी और घुटन का एहसास होने लगा था। फिर वही दीवारें, खिड़कियां और उनके बीच पसरा हुआ भयावह सन्नाटा। उस सन्नाटे को भंग करता मेरा और समीर का संक्षिप्त सा वार्तालाप और फिर वही सन्नाटा। बेटी पायल का जब से विवाह हुआ और बेटा रजत नौकरी की वजह से दिल्ली गया, वक्त की रफ्तार मानो थम सी गई है। शुरू में एक आशा थी कि रजत का विवाह हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा, किंतु सब ठीक हो जाएगा जैसे शब्द इंसान को झूठी तसल्ली देने के लिए ही बने हैं। सब कुछ ठीक होता कभी नहीं है, बस एक झूठी आशा, झूठी उम्मीद में इंसान जीता रहता है। मैं भी इस झूठी आशा में कितने ही वर्ष जीती रही। सोचती थी जब तक समीर की नौकरी है, कभी बेटा बहू हमारे पास आ जाया करेंगे, कभी हम दोनों उनके पास चले जाया करेंगे, और समीर के रिटायरमेंट के बाद तो रजत अपने साथ हमें दिल्ली ले ही जाएगा। किंतु सोचा हुआ क्या कभी पूरा होता है। रजत के विवाह के बाद कुछ समय तक आने जाने का सिलसिला चला भी। पोते राज के जन्म के समय मैं 2 महीने तक दिल्ली में रही थी। समीर रिटायर हुए तो दिल्ली के चक्कर अधिक लगने लगे। बेटे बहू से अधिक पोते का मोह अपनी ओर खींचता था। वैसे भी मूलधन से ब्याज अधिक प्यारा होता है। राज की प्यारी मीठी मीठी बातों ने हमें फिर से हमारा बचपन लौटा दिया था। राज के साथ खेलना, उसके लिए खिलौने लाना, छोटे छोटे स्वेटर बनाना कितना आनंददायक था। सब कुछ लगता था राज के चारों तरफ ही हमारी दुनिया सिमट कर रह गई थी, किंतु जल्दी ही मुट्ठी में बंद रेत की तरह खुशियां हाथ से फिसल गई। जैसे जैसे मेरा और समीर का दिल्ली आना जाना बढ़ता गया, नेहा का हमारे ऊपर लुटता स्नेह कम होने लगा और उसकी जगह ले ली थी उपेक्षा ने। मुंह से उसने कभी कुछ नहीं कहा, ऐसी बातें शायद शब्दों की मोहताज होती भी नहीं, किंतु मुझे पता था कि उसके मन में क्या चल रहा था। भयभीत थी वो इस ख्याल से कि कहीं मैं और समीर उसके पास दिल्ली शिफ्ट ना हो जाएं। ऐसा नहीं था कि रजत नेहा के इस बदलाव से पूरी तरह अनजान था, किंतु वो भी नेहा के व्यवहार की शुष्कता को नज़रअंदाज कर रहा था।
मन ही मन शायद वो भी समझता था कि माँ बाप के उसके पास आकर रहने से उसकी स्वतंत्रता में बाधा पड़ेगी, उसकी जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी, जिससे उसका दाम्पत्य जीवन प्रभावित होगा। उसके और नेहा के बीच व्यर्थ ही कलह शुरू हो जाएगी और ऐसा वो कदापि नहीं चाहता था। मैंने अपने बेटे रजत का विवाह कितने चाव से किया था। नेहा के ऊपर अपनी भरपूर ममता लुटाई थी, किंतु मैंने एक गहरी सांस ली। मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। शरीर में और भी शिथिलता महसूस हो रही थी। मन न जाने कैसा कैसा हो रहा था। माँ बाप इतने जतन से बच्चों को पालते हैं और बच्चे क्या करते हैं माँ बाप के लिए। बुढ़ापे में उनका सहारा तक बनना नहीं चाहते, बोझ समझते हैं उन्हें। आक्रोश से मेरा मन भर उठा था। क्या यही संस्कार दिए थे मैंने रजत को? इस विचार ने जैसे ही मेरे मन को मथा, तभी मन के भीतर कहीं छनाक की आवाज़ हुई और अतीत के आईने ने मुझे अपना बदरंग चेहरा नजर आने लगा। अतीत की न जाने कितनी कटु स्मृतियाँ मेरे मन की कैद से छुटकारा पाकर जहन में उभरने लगी। मेरा समीर से जिस समय विवाह हुआ, वो आगरा में एक सरकारी दफ्तर में अकाउंट्स अफसर थे। वो अपने माँ बाप के इकलौते लड़के थे। मेरी सास धार्मिक विचारों वाली सीधी सादी महिला थी। विवाह के बाद पहले दिन से ही उन्होंने माँ के समान मुझ पर अपना स्नेह लुटाया। मेरे नाच रखने उठाने में भी उन्होंने कोई कमी नहीं रखी। सारा दिन अपने कमरे में बैठकर मैं या तो साज श्रृंगार करती या फिर पत्रिकाएं पढ़ती रहती थी और वो अकेली घर का काम काज निपटाती। उनमें जाने कितना सब्र था कि उन्होंने मुझसे कभी कोई गिला शिकवा नहीं किया। समीर को कभी कभी मेरा काम न करना खटकता था। दबे शब्दों में वो माँ की मदद करने को कहते, किंतु मेरे माथे पर पड़ी त्योरियां देख खामोश रह जाते। धीरे धीरे सास की झूठी झूठी बातें कहकर मैंने समीर को उनके खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया, जिससे समीर और उनके माँ बाप के बीच संवादहीनता की स्थिति आ गई। आखिर एक दिन अवसर देखकर मैंने समीर से अपना ट्रांसफ़र करा लेने को कहा। थोड़ी नानुकुर के बाद वो सहमत हो गए। अभी विवाह को 1 साल ही बीता था कि माँ बाप को बेसहारा छोड़कर मैं और समीर लखनऊ आ गए। जिंदगी भर मैंने अपने सास ससुर की उपेक्षा की। उनकी ममता को उनकी व्यवस्था समझकर जीवन भर अनदेखा करती रही। मैंने कभी नहीं चाहा मेरे सास ससुर मेरे साथ रहें। उनका दायित्व उठाना मेरे बस की बात नहीं थी। अपनी स्वतंत्रता, अपनी निजता मुझे अत्यधिक प्रिय थी। समीर पर मैंने सदैव अपना आधिपत्य चाहा। कभी नहीं सोचा बूढ़े माँ बाप के प्रति भी उनके कुछ कर्तव्य हैं। इस पीड़ा और उपेक्षा को झेलते झेलते मेरे सास ससुर कुछ साल पहले इस दुनिया से चले गए। वास्तव में इंसान बहुत ही स्वार्थी जीव है। दोहरे मापदंड होते हैं उसके जीवन में, अपने लिए कुछ और दूसरों के लिए कुछ और। अब जबकि मेरी उम्र बढ़ रही है, शरीर साथ छोड़ रहा है, मेरे विचार, मेरी प्राथमिकताएं बदल गई हैं। अब मैं हैरान होती हूँ आज की युवा पीढ़ी पर, उसकी छोटी सोच पर। वो क्यों नहीं समझती कि बुजुर्गों का साथ रहना उनके हित में है। आज के बच्चे अपने माँ बाप को अपने बुजुर्गों के साथ जैसा व्यवहार करते देखेंगे, वैसा ही व्यवहार वे भी बड़े होकर उनके साथ करेंगे। एक दिन मैंने नेहा से कहा था, घर के बड़े बुजुर्ग आंगन में लगे वट वृक्ष के समान होते हैं, जो भले ही फल ना दें, अपनी छाया अवश्य देते हैं। मेरी बात सुनकर नेहा के चेहरे पर व्यंग्यात्मक हंसी तैर गई थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में अनेक प्रश्न दिखाई दे रहे थे। उसकी खामोशी
मुझसे पूछ रही थी कि क्यों मम्मी जी, क्या आपके बुजुर्ग आंगन में लगे वटवृक्ष के समान नहीं थे? क्या वे आपको अपनी छाया, अपना संबल प्रदान नहीं करते थे? जब आपने उनके संरक्षण में रहना नहीं चाहा, तो फिर मुझसे ऐसी उपेक्षा क्यों? आहत हो उठी थी मैं उसके चेहरे के भावों को पढ़कर, और साथ ही साथ शर्मिंदा भी। उस समय अपने ही शब्द मुझे खोखले जान पड़े थे। इस समय मन की अदालत में न जाने कितने प्रसंग घूम रहे थे, जिनमें मैं स्वयं को अपराधी के कटघरे में खड़ा पा रही थी। कहते हैं ना, इंसान सबसे दूर भाग सकता है, किंतु अपने मन से कभी दूर नहीं भाग सकता। उसकी एक एक करनी का बही खाता मन के कंप्यूटर में फीड रहता है। मैंने चेहरा घुमाकर खिड़की के बाहर देखा। शाम ढल चुकी थी। रात्रि की परछाइयों का विस्तार बढ़ता जा रहा था, और इसी के साथ नर्सिंग होम की चहल पहल भी थक कर शांत हो चुकी थी। अधिकांश मरीज गहरी निद्रा में लीन थे, किंतु मेरी आंखों की नींद को विचारों की आंधियां न जाने कहाँ उड़ा ले गई थी। सोना चाहकर भी सो नहीं पा रही थी। मन बेचैन था। एक असुरक्षा की भावना मन को घेरे हुए थी। तभी मुझे अपने नज़दीक आहट महसूस हुई। चेहरा घुमाकर देखा, समीर मेरे निकट खड़े थे। मेरे माथे पर हाथ रख स्नेह से बोले, क्या बात है पूजा, इतनी परेशान क्यों हो? मैं घर जाना नहीं चाहती हूँ, डूबते स्वर में मैं बोली। मैं जानता हूँ तुम ऐसा क्यों कह रही हो, घबराओ मत। कल का सूरज तुम्हारे लिए आशा और खुशियों का संदेश लेकर आ रहा है। तुम्हारे बेटा बहू तुम्हारे पास आ रहे हैं। समीर के कहे इन शब्दों ने मुझ में एक नई चेतना, नई स्फूर्ति भर दी थी। सचमुच रजत और नेहा का आना मुझे उजली धूप सा खिला गया। आते ही रजत ने अपनी बाहें मेरे गले में डालते हुए कहा, ये क्या हाल बना लिया है मम्मी, कितनी कमज़ोर हो गई हो। खैर कोई बात नहीं, अब मैं आ गया हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। एक बार फिर से इन शब्दों की भूल भुलैया में मैं विचरने लगी। एक नई आशा, एक नए विश्वास की नन्ही नन्ही कोपले मन में अंकुरित होने लगी। व्यर्थ ही मैं चिंता कर रही थी। कल से न जाने क्या क्या सोचे जा रही थी। हंसी आ रही थी अब मुझे अपनी सोच पर। जिस बेटे को 9 महीने अपनी कोख में रखा, ममता की छाव में पाल पोस कर बड़ा किया, वो भला अपने माँ बाप की ओर से आंखें कैसे मूंद सकता है? मेरा रजत ऐसा कभी नहीं कर सकता। नर्सिंग होम से मैं घर वापस आई तो समीर और बेटे बहू क्या घर की दीवारें तक जैसे मेरे स्वागत में पलके बिछा रही थी। घर में चहल पहल हो गई थी। राज की प्यारी प्यारी बातों ने मेरी आधी बीमारी को दूर कर दिया था। रजत अपने हाथों से दवा पिलाता, नेहा गरम खाना बनाकर आग्रहपूर्वक खिलाती। 6 से 7 दिन में ही मैं स्वस्थ नजर आने लगी थी। एक दिन शाम की चाय पीते समय रजत ने कहा, पापा मुझे आए 10 दिन हो चुके हैं। आप तो जानते हैं प्राइवेट नौकरी है, अधिक छुट्टी लेना ठीक नहीं है। तुम ठीक कह रहे हो बेटा, कब जाना चाहते हो? समीर ने पूछा। कल ही हमें निकल जाना चाहिए, किंतु आप दोनों चिंता मत करना, जल्दी ही मैं फिर आऊँगा। अपनी ओर से आश्वासन देकर रजत और नेहा अपने कमरे में चले गए। एक बार फिर से निराशा के बादल मेरे मन के आकाश पर छाने लगे। हताश स्वर में मैं समीर से बोली, जीवन की संध्या बेला में अकेलेपन की त्रासदी झेलना ही क्या हमारी नियति है? इन हाथ की लकीरों में क्या बच्चों का साथ नहीं लिखा है? पूजा, इतनी भावुकता दिखाना ठीक नहीं। जिंदगी की हकीकत को समझो। रजत की प्राइवेट नौकरी है, वो
अधिक दिन यहाँ कैसे रह सकता है। समीर ने मुझे समझाना चाहा। मेरी आंखों में आंसू आ गए। रूंधे कंठ से मैं बोली, यहाँ नहीं रुक सकता, किंतु हमें अपने साथ दिल्ली चलने को तो कह सकता है, या इसमें भी उसकी कोई व्यवस्था है। अपनी नौकरी, अपनी पत्नी, अपना बच्चा, बस यही उसकी दुनिया है। बूढ़े होते माँ बाप के प्रति उसका कोई कर्तव्य नहीं। पाल पोस कर क्या इसीलिए बड़ा किया था कि एक दिन वो हमें यूं बेसहारा छोड़कर चला जाएगा। शांत हो जाओ पूजा, समीर बोले। तुम्हारी सेहत के लिए क्रोध करना ठीक नहीं। ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। रजत अभी उतना बड़ा नहीं है जितना तुम उसे समझ रही हो। हमने आज तक उसे कोई दायित्व सौंपा ही कहाँ है। पूजा, अक्सर हम अपनों से अपेक्षा रखते हैं कि हमारे बिना कुछ कहे ही वे हमारे मन की बात समझ जाएं, वही बोले जो हम उनसे सुनना चाहते हैं, और ऐसा न होने पर दुखी होते हैं। रजत पर क्रोध करने से बेहतर है तुम उससे अपने मन की बात कहो। देखना, ये सुनकर कि हम उसके साथ दिल्ली जाना चाहते हैं, वो बहुत प्रसन्न होगा। कुछ देर खामोश बैठी मैं समीर की बातों पर विचार करती रही और आखिर रजत से बात करने का मन बना बैठी। मैं उसकी माँ हूँ, मेरा उस पर अधिकार है। इस भावना ने मेरे फैसले को बल दिया और कुछ समय के लिए नेहा की उपस्थिति में उपजा एक अदृश्य भय और संकोच मन में जाता रहा। मैं कुर्सी से उठी, तभी दूसरे कमरे में पर्दे के पीछे से नेहा के पांव नजर आए। मैं समझ गई, पर्दे के पीछे खड़ी वो हम दोनों की बातें सुन रही थी। मेरा निश्चय कुछ डगमगाया, किंतु अधिकार की बात याद आते ही पुनः कदमों में दृढ़ता आ गई। रजत के कमरे के बाहर नेहा के शब्द मेरे कानों में पड़े। मम्मी ने स्वयं तो जीवन भर आजाद पंछी बनकर ऐश की और मुझे अभी से दायित्वों के बंधन में बांधना चाहती हैं। नहीं रजत, मैं साथ नहीं रहूंगी। नेहा से मुझे कुछ ऐसी ही नासमझी की उम्मीद थी, अतः मैंने ऐसा दिखाया मानो कुछ सुना ही ना हो। तभी मेरे कदमों की आहट सुनकर रजत ने मुड़कर देखा। बोला, अरे मम्मी, तुमने आने की तकलीफ क्यों की? मुझे बुला लिया होता। रजत बेटा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहते कहते मैं हांफने लगी। रजत ने मुझे पलंग पर बैठाया, फिर स्वयं मेरे नज़दीक बैठ मेरा हाथ सहलाते हुए बोला, हाँ अब बताओ मम्मी, क्या कह रही हो? बेटा, मेरा और तुम्हारे पापा का अकेले यहाँ रहना बहुत कठिन है। हम दोनों तुम्हारे पास दिल्ली रहना चाहते हैं। अकेले मन भी नहीं लगता। इससे पहले कि रजत कुछ कहता, समीर भी राज को गोद में उठाए कमरे में चले आए। बात का सूत्र हाथ में लेते हुए बोले, रजत, तुम तो देख ही रहे हो अपनी मम्मी की हालत। इन्हें अकेला संभालना अब मेरे बस की बात नहीं है। इस उम्र में हमें तुम्हारे सहारे की आवश्यकता है। पापा, आप दोनों का कहना अपनी जगह ठीक है, किंतु ये भी तो सोचिए, लखनऊ का इतना बड़ा घर छोड़कर आप दोनों दिल्ली के हमारे 2 कमरों के फ्लैट में कैसे एडजस्ट हो पाएंगे? जहाँ तक मन लगने की बात है, आप दोनों अपना रूटीन चेंज कीजिए। सुबह शाम घूमने जाइए, कोई क्लब अथवा संस्था ज्वाइन कीजिए। जब आपका यहाँ मन नहीं लगता तो दिल्ली में कैसे लग सकता है? वहाँ तो अगल बगल रहने वाले आपस में बात तक नहीं करते। मन लगाने के लिए हमें पड़ोसियों का नहीं, अपने बच्चों का साथ चाहिए। तुम और नेहा जॉब पर जाते हो, इस कारण राज को क्रच में छोड़ना पड़ता है। हम दोनों वहाँ रहेंगे तो राज को क्रच में नहीं भेजना पड़ेगा। हमारा भी मन लगा रहेगा और राज की परवरिश भी ठीक से हो सकेगी। क्रच में बच्चों को छोड़ना आजकल कोई समस्या नहीं है पापा।
बल्कि क्रैच में दूसरे बच्चों का साथ पाकर बच्चा हर बात जल्दी सीख जाता है, जो घर में रहकर नहीं सीख पाता। इसका मतलब तुम नहीं चाहते कि हम दोनों तुम्हारे साथ दिल्ली में रहें। समीर कुछ उत्तेजित हो उठे थे। कैसी बातें करते हैं पापा, चाहता मैं भी हूँ कि हम लोग एक साथ रहें, किंतु प्रैक्टिकली ये संभव नहीं है। तभी नेहा बोल उठी, इससे बेहतर विकल्प ये होगा पापा कि हम लोग यहाँ आते रहें, बल्कि आप दोनों भी कुछ दिनों के लिए आइए, हमें अच्छा लगेगा। कुछ शब्द पर उसने विशेष जोर दिया था। उनकी बात का उत्तर दिए बिना मैं और समीर अपने कमरे में चले आए थे। शाम का अंधेरा गहराता जा रहा था। मेरे भीतर भी कुछ गहरा होता जा रहा था। कुछ टूट रहा था, बिखर रहा था। हताश सी मैं पलंग पर लेटकर छत को निहारने लगी। वर्तमान से छिटक कर मन अतीत के गलियारे में विचरने लगा था। आगरा में मेरे सास ससुर उन दिनों बीमार रहने लगे थे। समीर अक्सर बूढ़े माँ बाप को लेकर चिंतित हो उठते थे। रात के अंधेरे में अक्सर उन्हें फर्ज और कर्तव्य जैसे शब्द याद आते, खून जोश मारता। बूढ़े माँ बाप को साथ रखने को जी चाहता, किंतु सुबह होते होते भावुकता व्यवहारिकता में बदल जाती। काम की व्यस्तता और मेरी इच्छा को सर्वोपरि मानते हुए वो जल्दी ही माँ बाप को साथ रखने की बात भूल जाते। एक बार मैं और समीर दिवाली पर आगरा गए थे। उस समय मेरी सास ने कहा था, समीर बेटे, मेरी और तुम्हारे बाबूजी की तबीयत अब ठीक नहीं रहती। अकेले पड़े पड़े दिल घबराता है, काम भी नहीं होता। ये मकान बेचकर तुम्हारे साथ लखनऊ रहना चाहते हैं। इससे पहले कि समीर कुछ कहे, मैं उपेक्षापूर्ण स्वर में बोल उठी थी, मम्मी, मकान बेचने की भला क्या ज़रूरत है? आपकी लखनऊ आने की इच्छा है तो कुछ दिनों के लिए आ जाइए। कुछ शब्द पर मैंने भी विशेष जोर दिया था। इस बात से माँ और बाबूजी बेहद आहत हो उठे थे। उनके चेहरे पर न जाने कहाँ की वेदना और लाचारी सिमट आई थी। फिर कभी उन्होंने लखनऊ रहने की बात नहीं उठाई थी। काश वक्त रहते माँ की आंखों के सूनेपन में मुझे अपना भविष्य दिखाई दे जाता। तो क्या इतिहास स्वयं को दोहरा रहा है? जैसा मैंने किया वही मेरे साथ भी। मन में एक फूंक सी उठी। तभी एक दीर्घ निश्वास लेकर समीर बोले, मैं सोच भी नहीं सकता था पूजा कि हमारा रजत इतना व्यवहारिक हो सकता है। किस खूबसूरती से उसने अपने फर्ज, अपने दायित्व, यहाँ तक कि अपने माँ बाप से भी किनारा कर लिया। इसमें उसका कोई दोष नहीं समीर। सच पूछो तो मैंने उसे ऐसे संस्कार ही कहाँ दिए जो वो अपने माँ बाप के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वाह करे, उनकी सेवा करे। मैंने हमेशा रजत से यही कहा कि माँ बाप की सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं। इस बात को मैं भूल ही गई थी कि बच्चों के ऊपर माँ बाप के उपदेशों का नहीं, बल्कि उनके कार्यों का प्रभाव पड़ता है। चुप हो जाओ पूजा, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। नहीं, आज मुझे कह लेने दो समीर। रजत और नेहा तो फिर भी अच्छे हैं। बीमारी में ही सही, कम से कम इन दिनों मेरा ख्याल तो रखा। मैंने तो कभी माँ और बाबूजी से अपनत्व के दो शब्द नहीं बोले। कभी नहीं चाहा कि वे दोनों हमारे साथ रहें। यही नहीं, तुम्हें भी सदैव तुम्हारा फर्ज पूरा करने से रोका। जब पेड़ ही बबूल का बोया तो आम के फल की आशा रखना व्यर्थ है। समीर ने मेरे दुर्बल हाथ को अपनी हथेलियों के बीच लेकर कहा, इसमें दोष अकेले तुम्हारा नहीं, मेरा भी है। लेकिन अब अफसोस करने से क्या फ़ायदा? दिल छोटा मत करो पूजा, बस यही कामना करो हम दोनों का साथ हमेशा बना रहे। मैंने भाव विह्वल होकर समीर का हाथ कसकर थाम लिया। हृदय की संपूर्ण वेदना चेहरे पर सिमट आई। आँखों की कोरों से आंसू बह निकले।
जो चेहरे की लकीरों में ही विलीन हो गए। आज मुझे समझ में आ रहा था कि समय की रेत पर हम जो पद चिन्ह छोड़ जाते हैं, आने वाली पीढ़ी उन्हीं पद चिन्हों का अनुसरण करके आगे बढ़ती है। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।